तो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सप्लाई का चैप्टर। तो सप्लाई के आपको वीडियोस मिलेंगे मैक्स टू मैक्स 3, जिसमें पहले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट्स, दूसरे वीडियो में कॉन्सेप्ट्स और तीसरे वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जैसे मैंने डिमांड के भी कराए थे। अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि मेरा एक एप्लीकेशन है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साइन अप करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ। मैंने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के उसमें नोट्स डाल रखे हैं, जाकर देखो, डाउनलोड करो, शेयर करो और प्रिंट निकालो और पढ़ लो। जैसे तुमको सही लगे वैसे पढ़ सकते हो। आज शुरू करने आ रहे हैं सप्लाई का चैप्टर। काफी बेहतरीन चैप्टर है। और शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं, हमारा एक कोर्स है फतेह 2020 बस पढ़ाई करा रहा हूँ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कमाल का कोर्स है, चाहे लगे तो इनरोल कर सकते हो। एल्स अगर लगता है कि सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है मेरे साथ वन ऑन वन बैठकर, तो स्पार्टन्स का कोर्स है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनरोल कर सकते हैं। चलो बॉस, अब सप्लाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सप्लाई क्या होती है, इससे कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कवर करेंगे। सप्लाई पढ़ते समय तुम्हें एक दिमाग में चीज बैठानी है, हमें ये पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ऐसा मत करने लगना कि भाई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसको समझने लगो या बोलने लगो, तो वहां पर दिक्कत आएगी। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तो तुम बताओगे कि लेट्स से एक पेन है, ये पेन 100 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे, या यही पेन 1000 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे? तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा, सर 1000 रुपए का बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? तुम्हें ये नहीं सोचना है, बिकॉज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और तुम्हें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो 100 रुपए का बिकेगा तब मजा आएगा या 1000 का बिकेगा तब मजा आएगा? तो हमारा दिमाग, दिल क्या कहेगा कि बॉस ये 1000 रुपए का बिकेगा ना, तभी हमको मजा आने वाला है। 1000 रुपए का बिकेगा तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो अब जरा हम देखते हैं कि सप्लाई की मीनिंग क्या होती है। मेरे साथ साथ लिख भी लो मेरी जान, ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो मजा आ जाए और नोट्स भी बन जाए जो हैंड रिटन होंगे। मीनिंग का मतलब क्या है कि कितना सामान एक प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कर सकता है, उसे सप्लाई बोलेंगे। आसान भाषा में कैसे लिखना है आगे लिखते हैं, लिखो भैया। क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, quantities of commodity which producers which producers are willing to produce, are willing to produce are willing to produce and offer for sale, and offer for sale at various prices during a period of time, during a period of time। इसमें दो कीवर्ड्स तुम मार्क कर लो। पहला कीवर्ड्स क्या है? विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर्ड फॉर सेल। हो सकता है एक प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, लेकिन वो मार्केट में 10 ही बेच रहा हो, तो ये चेंज हो सकती है, ये वेरी हो सकती है। वैसे सप्लाई का मीनिंग तुम्हें क्या है, समझ में आ गया? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग and offer for sale at various prices during a period of time। अब सप्लाई के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक और एक कॉन्सेप्ट है फ्लो। एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक, फ्लो नहीं बोलेंगे यहां पर, इसको बोलेंगे सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है समझते हैं। एक प्रोड्यूसर है मेरे भाई, वो ना टीवी बनाता है, टीवी, सैमसंग इसका नाम है, सैमसंग, प्रोड्यूसर का नाम है सैमसंग, टीवी बनाता है। अब इसने लेट्स से 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख टीवी बनाई। टोटल पोटेंशियल सप्लाई क्या हो गई, स्टॉक कितना हो गया? 1 लाख। लेकिन इसने मार्केट में केवल 20,000 टीवी ही बेची है, तो सप्लाई कितनी हो गई? मैं स्टॉक को बोलूं तो बोलूं पोटेंशियल सप्लाई, मतलब मेरी
हिम्मत कितनी है मार्केट में एक साथ सामान बेचने की, मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना है, पोटेंशियल सप्लाई कितनी है। और सप्लाई का मतलब क्या हो गया यहां पर, मैंने एक्चुअली कितना सप्लाई किया, तो एक्चुअल सप्लाई इज नोन एज सप्लाई, पोटेंशियल सप्लाई इज नोन एज स्टॉक। समझ में आ गया सही बच्चों को, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर ले जाओगे। चलो बॉस चलो, अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। मैं थोड़ा बुक का ऑर्डर चेंज करके ये पढ़ाता हूं हर बार, बिकॉज इसके बाद ही डिटर्मिनेंट्स पढ़ने का मजा है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और ऑन द कॉन्ट्ररी जब प्राइस कम होगा तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाने वाली है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी, ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। मगर इस बात को हमें लिखना कैसे है, क्योंकि अगर लॉ है, मैंने आपको सिखाया है हमेशा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। और जरा मेरे साथ लिखते हैं, फटाफट से लिखो, अदर थिंग्स remaining constant, other things remaining constant और same, ठीक है ना, एक ही बात है, the quantity of any commodity, the quantity of any commodity that firms will produce and offer for sale rises with a rise in price and falls with a fall in price। समझ में आ गया सर, ये तो बड़ी अंग्रेजी डेफिनेशन लिखी हुई है। अरे वही बात तो सीधे सीधे सिखा रहे थे, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा सप्लाई कम हो जाएगी, सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई। बस तुम इतना लिखकर चले आओगे, तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये डेफिनेशन लिखने पर क्या फायदा होगा, मैम खुश हो जाएंगी और इंटरनल में नंबर मिल जाएंगे तुमको, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, क्यों पढ़ना है इस तरह से। तो लॉ ऑफ सप्लाई तुम्हें सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई सिखाने जा रहा हूं दो कॉन्सेप्ट्स में, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या क्या होती है, आओ जरा देखते हैं, ठीक है ना। पहले आपको शेड्यूल सिखाएंगे, फिर उसका डायग्राम सिखाएंगे। ये सेम वही टॉपिक है जो आपने डिमांड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, और इधर बना रहा हूं बेटा मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, इधर बना रहा हूं मार्केट सप्लाई। अच्छा, बड़ी आसान चीज है, एक प्रोड्यूसर जो मार्केट में गुड्स ऑफर कर रहा है सेल के लिए, वो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। सारे कलेक्टिव प्रोड्यूसर्स जो ऑफर कर रहे हैं मार्केट में सप्लाई, से बोलेंगे हम मार्केट सप्लाई। तो ये तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल बनाते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां शेड्यूल लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी शेड्यूल लिखोगे तो चल जाएगा। तो यहां लिखा हम लोगों ने प्राइस, और यहां लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी डिमांड पढ़ा के परेशान हो गए। क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर ए कौन है, बाय प्रोड्यूसर ए, ठीक है। तो लिखते हैं प्राइस 10, 15, 20, 25, 30, ये प्राइसेस हैं। प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। लिख लेता हूं भाई, 5,000, 10,000, 16,000, 25,000, 35,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कोई और शेड्यूल भी बना देते तो भी चल जाता, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब मार्केट सप्लाई का शेड्यूल देख लें, फिर डायग्राम बना लेंगे। मार्केट सप्लाई का भी शेड्यूल देख लेते हैं। अब मार्केट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनेगा, लेट्स से वहां पर दो प्रोड्यूसर्स हैं ए और बी, तो ए का अलग लिखते हैं, बी का अलग लिखते हैं, फिर मार्केट सप्लाई निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं प्राइस, यहां लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर ए, क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर बी, और यहां निकाल लेंगे मार्केट सप्लाई। वो कैसे निकलेगी, ए प्लस बी, ठीक है। चलो भाई लिखते हैं यही सेम प्राइस 10, 15,
20, 25, 30। ए का क्या था, हमने अभी लिखा 5000, 10,000, 16,000, 25,000, 35,000। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी भी लिख लेते हैं, चलो 4,000, 8,000, 11,000, 13 एंड 14,000। अब कैसे निकालेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ए प्लस बी, तो 5 प्लस 4 9,000। कर लोगे, जल्दी से करके बताओ। 10 प्लस 8 18,000। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से निकालो। फिर क्या हो गया भाई, हमारे पास 16 और 11, ये हो गया, नहीं 14 था ना, हाँ 16 प्लस 11 इज कमिंग टू बी हाउ मच, 16, 10, 26, 27,000। फिर 25 और 13 इज 35, 38,000। फिर 35 और 14, 35 इज 45, 49,000। सभी को समझ में आ गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या हुआ और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पढ़ूं आगे, अब बनाऊं जरा डायग्राम। चलो बॉस, बनाते हैं अपन लोग डायग्राम। पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का बनाकर दिखा रहे हैं डायग्राम, फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल का बनाएंगे। ठीक है, चलो बॉस, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। एक्स एक्सिस 0 बोलता हूं लेकिन ओरिजिन होता है। अब कमेंट करना बंद कर दो भैया, हमें पता है। ठीक है, चलो बनाया जाए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का डायग्राम बनाया जाए। यहां लिख रहे हैं क्वांटिटी, यहां लिखा हम लोगों ने प्राइस। प्राइस कितना था, 10, 15, 20, 25, 30। और हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, पहले 5,000, फिर 10, फिर 16, फिर 25 और फिर 35,000। ठीक है ना? अब बना तो लोगे ही तुम। 10 पे कितनी थी, 5,000, तो पहला पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये, चौथा ये, पांचवा। तो हमारा सप्लाई बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऐसा सप्लाई शेड्यूल बनता दिख रहा है, सप्लाई कर। तो ये एस एस हमारा सप्लाई कर्व हो गया इंडिविजुअल। अब मार्केट सप्लाई कर्व तुम्हें मैं बनाने के लिए दे रहा हूं होमवर्क। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि होमवर्क क्यों दे रहे हैं। अगली क्लास में मुझे आप इंस्टाग्राम पर टैग करो, ये बनाकर मैं बताऊंगा आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। क्वांटिटी सप्लाइड ए पहले प्लॉट करो, फिर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी प्लॉट करो, फिर मार्केट सप्लाई प्लॉट करो। मतलब 3 डायग्राम बना रहे होगे। मैं अभी यहां पर क्यों बना के नहीं दिखा रहा हूं, बिकॉज मैंने डिमांड में एग्जैक्टली सेम चीज बताई है। कुछ तो होमवर्क देने दो भैया, कुछ तो ये होमवर्क दे रहा हूं, घटिया टॉपिक है, तुम्हें बनाकर दिखाना है। जिन बच्चों ने डिमांड का चैप्टर नहीं देखा है यार, जाओ प्लेलिस्ट बना रखी है, डिमांड का चैप्टर पूरा पूरा देख लो, मजा आ जाएगा। खैर चलो, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई है। हम बढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई क्यों, मतलब वो सारी टॉपिक्स या वो सारी चीजें जो लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं मानती। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा बेटा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, ये लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। इसका एक्सेप्शन क्या बोलेगा, एक्सेप्शन बोलेगा प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए क्वांटिटी बढ़ जाए, ये हो गया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसके 2 केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। वो 2 केसेस कौन से हैं, आइए देखते हैं एक्सेप्शंस का। सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम इसके अंडर, वो है मेरी जान वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व। अब वर्टिकल सप्लाई कर्व क्या होता है, पूरा पूरा आपको समझाएंगे, मेरे साथ साथ बना लो डायग्राम इसका और समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। चलो आओ बनाओ वर्टिकल सप्लाई कर्व। ये एक्स एक्सिस 0 ओरिजिन, वाई एक्सिस यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी। वर्टिकल सप्लाई कर्व मतलब ये हो गया, ये हमारा सप्लाई कर्व है कांस्टेंट। अब चाहे प्राइस इसकी बढ़ जाए
या कम हो जाए, सप्लाई में चेंज नहीं आ सकता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते? रेयर आर्टिकल्स, ठीक है ना। मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है, प्राइस चाहे ज्यादा दे दो चाहे प्राइस कम दे दो, उसकी सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी चीज जो नेचुरली ग्रो होती हैं, जैसे हमारी क्रॉप्स, आप पैसा दे भी दो ज्यादा तो ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? वर्टिकल सप्लाई कर्व किस केस में लगता है? रेयर आर्टिकल्स के केस में लगता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में लगता है। आते हैं दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। दूसरा एक्सेप्शन है मेरे भाई बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। आओ जल्दी से बनाते हैं हम लोग। बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग एक ही बात है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं और इसका केस भी तुम्हें समझाते हैं और मुझे बताना कि रियल लाइफ में क्या तुमने कभी ऐसा देखा है। बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। इसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। अच्छा, बैकवर्ड स्लोपिंग या बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व किस केस में होता है? ये होता है लेबर्स के केस में, लेबर सप्लाई के केस में होता है। चलिए लेबर्स की ना, अगर आप लोगों के घर में कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हो या आपके घर में कुछ वो कारपेंटर वगैरह या टाइल लगाने वाला कभी आए हो तो तुमको पता होगा पापा ने जैसे ही उनको एक दिन पूरा पैसा दे दिया, अगले दिन से आना बंद कर देते। बिकॉज लेबर्स की एक टेंडेंसी होती है, दे प्रिफर लेजर ओवर मनी। अगर तुम भी ऐसे ही हो, पढ़ाई छोड़कर तुम्हें मजे करने में ज्यादा मजा आ रहा है, तुम भी लेबर हो बे। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो लेबर्स प्रिफर लेजर ओवर मनी, इसीलिए कम रेट पे मार्केट में ज्यादा लेबर मिल जाते हैं। और कभी कभी अगर आप ज्यादा रेट भी दो तो भी सप्लाई ऑफ लेबर्स कम ही रहती है। क्लियर है? इसको बताया हमने बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ये दोनों चीजें एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई हैं। ये दोनों चीजें लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करती हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चा पाड़ी? बढ़े आगे और अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं जो कि कमाल का टॉपिक है, वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स। अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है डिटर्मिनेंट्स। हमारी किताबों में ये डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक पहले दिया होता है, लेकिन मुझे अक्सर लॉ पढ़ाने के बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ाना पसंद है। मुझे लगता है कि ये करेक्ट ऑर्डर भी होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई या तो बढ़ जाएगी या मेरी सप्लाई कम हो जाने वाली है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक एक करके मैं सारे बताऊंगा जैसे मैंने डिमांड के चैप्टर में बताए थे। तो पहले पॉइंट पर आते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हम लोग अक्सर पी से डिनोट करते हैं। हमको पता है प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अगर प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगा। सिंपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्लियर हो गया सभी लोगों को। अगले पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो प्रोड्यूसर्स अलग अलग होते हैं। एग्जांपल के केस में बताऊं, एक वीवो कंपनी ले लेते हैं और एक एप्पल कंपनी ले लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है? अगर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मेरा एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक प्रोड्यूसर है उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक प्रोड्यूसर है उसका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों के केस में क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा? मोर गुड्स एट हायर प्राइसेस। मोर गुड्स एट हायर प्राइसेस मतलब क्या करेगा प्रोड्यूसर ना, अपने गुड्स को महंगा बेचेगा सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलता रहे, जैसे एप्पल करता है मार्केट में। सिमिलरली सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है तो क्या लिखेंगे यहां पर? मोर गुड्स एट
लोअर प्राइसेस, मतलब ज्यादातर सामान वो कम प्राइस पर बेचने की कोशिश करेगा, जैसा वीवो, माइक्रोमैक्स, ये सारी कंपनी करती हैं। अगर उनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो रेट कम करेंगी, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेंगी, और अगर उसका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो रेट बढ़ा देगा और कम कस्टमर्स को सामान बेचेगा, लेकिन महंगा बेचेगा। समझ में आ गया है आपको गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है। तीसरे केस पर आते हैं, तीसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट है हमारे पास इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस समझते हो? इनपुट का मतलब क्या? वो रॉ मटेरियल्स, वो सारी चीजें जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं, इनपुट प्राइसेस वो होता है। इनपुट समझ में आ गया। अगर इनपुट प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, मतलब सामान को बनाने में लागत, कॉस्ट बढ़ने लगेगी, उस केस में सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है कम होना है। और सिमिलरली अगर इनपुट प्राइसेस सस्ते हो गए तो उस केस में सप्लाई बढ़ जाने वाली है। क्लियर है? लॉजिकल है? समझ में आ रहा है कि अगर बनाने वाला जो सामान है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, हम सप्लाई बढ़ा देंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाला है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हम सप्लाई को कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या हो रहा है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। जिसको लग रहा है कि नोट करना चाहिए, वीडियो को पॉज कर लो और समझते हैं। चलो बॉस, आ जाएं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं और अगला पॉइंट है रिलेटेड गुड्स। अगला पॉइंट है मेरी जान, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब यहां पर रिलेटेड कमोडिटीज में हमें केवल एक ही केस पढ़ना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। केवल एक ही केस पढ़ना है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ही केस पढ़ना है। अब जरा समझते हैं कि यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो रहा है। पढ़ा जाए, पढ़े आगे। अरे कमेंट करो ना यार, बताओ तो। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट समझते हैं। जैसे 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 मैंने बोला, कोलगेट है और पेप्सोडेंट है। अगर मुझे पता चल रहा है पेप्सोडेंट महंगा बिक रहा है और मैं फालतू कोलगेट बेच रहा हूं, तो मैं इमीडिएटली प्लान ऑफ एक्शन चेंज कर कोलगेट बेचना बंद कर दूंगा, मतलब कोलगेट की सप्लाई कम कर दूंगा और पेप्सोडेंट की सप्लाई बढ़ाने लग जाऊंगा। समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल? सप्लाई के केस में कैसा लग रहा है मुझे? अच्छा, इसका एग्जांपल लैंड के तरह से भी ले सकते हैं। मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर के पास एक लैंड है, अब इस लैंड में वो अगर फार्मिंग करता है तो उसको लेट से साल का 10 लाख रुपए मिलता है, और अगर उसने इस लैंड में कोई रेंट पर दे दिया, ये रेंट पर दे दी लैंड, ठीक है ना, तो उसको मिलते हैं 50 लाख रुपए। तो प्रोड्यूसर क्या करने लगेगा? जिसमें ज्यादा पैसा मिल रहा होगा उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और जहां पैसा जिस काम करने में पैसा कम मिल रहा होगा उसकी सप्लाई वो कम करता चला जाएगा। तो फार्मिंग छोड़ते छोड़ते ये लैंड को रेंट पर देना शुरू कर देंगे या कुछ और प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने बताया है, मुझे लगता है तुमको रिलेटेड गुड्स अब समझ में आ जाना चाहिए। चलो बॉस, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चलो लिखते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या मतलब है भाई? देखो, दो तरह की टेक्निक हमारे को पढ़नी है कि एक तो अगर कोई नया इन्वेंशन हो गया, ठीक है ना, कुछ नया इन्वेंशन आ गया या इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी जब भी इंप्रूव करती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। बात समझ पा रही है? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, उसी सामान को बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोड्यूसर्स का वो बढ़ने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसे लगेगा? ठीक, आगे बढ़े।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। 6th पॉइंट पर आ रहे हैं। क्या हो गया भाई, 6 पॉइंट पर आ रहे हैं। 6 पॉइंट है हमारा पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। भाई देखो, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कम हो जाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। सिमिलरली अगर टैक्स कम हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गवर्नमेंट ने कुछ हमें सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, सब्सिडीज मतलब क्या होता है, रिबेट, कुछ डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर सब्सिडीज बढ़ा दी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सब्सिडीज कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज क्लियर हो रहा है कि नहीं? श्योर, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब देखो मेरी जान, तुमको बताने की मतलब यहां पर यह है कि तुम्हें पॉइंट प्रिपेयर करने हैं कोई भी 5। मैंने 6 पॉइंट प्रिपेयर किए हैं। कमेंट में लिखकर बताना कि आपको सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या इतने पॉइंट से चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे आपका कमेंट में राय चाहिए, और मैं टॉपिक आज का वीडियो यहीं पर खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ जो मैंने आज प्लान किया था वो उन्हें पढ़ाया है। अगर लगता है कि मुझे और टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता सकते हो। वैसे 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, इसमें से 5 प्रिपेयर कर लो बोर्ड्स के लिए, सफिशियंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करो ना यार, ठीक है। हर दिन तो 5 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिल रही है, तो अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं ऑल्टरनेटिव डालने लगूंगा, एक दिन इकोनॉमिक्स एक दिन अकाउंट्स। क्या लगता है तुम्हें, मुझे बताना। तुम एक दिन इकोनॉमिक्स चाहते हो, एक दिन अकाउंटेंसी चाहते हो, इस तरह से वीडियो चाहते हो, कि रोज इकोनॉमिक्स रोज अकाउंटेंसी का वीडियो चाहते हो? जो चाह रहे हो मुझे जरूर बताना। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग दिस। बाय।